12 फरवरी 2023 नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम में उन्होंने अगले 2 वर्ष तक संस्कृति मंत्रालय के द्वारा स्वामी दयानंद सरस्वती जो इस देश के एक अद्वितीय महापुरुष थे, उनके संबंध में कार्यक्रम करने की योजना बताई और कहा कि इस तरह से कार्यक्रम किया जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के किए गए कार्य पर, उनके कार्यों की तत्कालीन और आज की जो प्रासंगिकता है, उस प्रासंगिकता पर कैसे कार्य किया जाएगा, ये उन्होंने वहां अच्छे से बताया। उसी के अंतर्गत आज हम एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। मैं आपके बीच में एक श्रृंखला रख रहा हूं और इस श्रृंखला में स्वामी दयानंद सरस्वती या और भी दूसरे जो हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के जीवन का इस देश के पूरे वातावरण पर, इस देश पर क्या प्रभाव रहा, वो प्रभाव मैं आपके बीच में यहां बता रहा हूं। एक पुस्तक ये छोटी सी मैं आपके बीच में रख रहा हूं, भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज। ये पुस्तक मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज, इसके संपादक हैं जगमोहन सिंह चमनलाल जी और ये पुस्तक का 9वां संस्करण इस समय मेरे हाथ में है। ये पुस्तक लाल रंग में छपी है और लाल रंग में छपी होने से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं इसके लाल रंग को देखकर। सब लाल रंग नहीं होते ऐसे, लेकिन इस पुस्तक में विशेष रूप से लाल रंग से इसे छापा गया है। उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किन लोगों ने ये पुस्तक छापी है। वामपंथी इतिहासकारों ने इस देश के इतिहास को, उसमें एक बहुत बड़ा फेरबदल करने में अपनी कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी। देश की आजादी नहीं, देश की आजादी से 100 साल पहले से उन लोगों ने इस देश के इतिहास में तोड़फोड़ और छेड़छाड़ करना शुरू किया। सिकंदर जो इस देश की सीमाओं तक नहीं आ सका, सिकंदर जो इस देश की सीमा पर ही, जिसे पोरस ने पीट कर यहां से भगा दिया, वो इस देश के भीतर से दर्शन तक नहीं कर सका। उस सिकंदर को इस देश में घुसता हुआ दिखाया। उस सिकंदर के द्वारा पोरस, महान राजा पोरस की हार दिखाई। ये वामपंथी इतिहासकारों की छेड़छाड़ है। खैर, ऐसी बहुत सारी छेड़छाड़ उन्होंने की होंगी। उम्मीद करते हैं कि ऐसी छेड़छाड़ कोई इस पुस्तक में नहीं होगी और जो होगी तो उस पर हम चर्चा करेंगे निश्चित रूप से। तो बहुत सारे लेख इसमें मौजूद हैं। भगत सिंह और उनके साथियों के बहुत सारे पत्र इसमें मौजूद हैं। सुखदेव के पत्र मौजूद हैं, राजगुरु के पत्र मौजूद हैं, रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में विद्रोही नाम से कीर्ति नाम के अखबार में जो भगत सिंह ने पत्र लिखे हैं, वो सब इसमें मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि भगत सिंह के जीवन पर किसका प्रभाव था। भगत सिंह के बहुत सारे खत हम इस श्रृंखला में आपके बीच में प्रतिदिन लेकर आएंगे और उम्मीद करता हूं कि वो इतिहास जो वास्तविक इतिहास है, उससे आप लोगों को हम रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे। आइए इस खत को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। खत को आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं अच्छे से। शुरू करते हैं खत को। पूज्य पिताजी नमस्ते। यह अभिवादन है। इस देश में भिन्न भिन्न बहुत सारे अभिवादन प्रचलित हैं। आपादमस्तक, ऊपर लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक इस देश में बहुत सारे अभिवादन प्रचलित हैं। पंजाब कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। पंजाब इतना बड़ा राज्य है कि जिसमें से कटकर एक पूरा का पूरा देश बन गया है। पाकिस्तान आधा पंजाब ही है। ये पंजाब के भीतर भी बहुत सारे अभिवादन प्रचलित हैं। इतने अभिवादन प्रचलित हैं कि क्या गिनती करें। लेकिन उन अभिवादनों में इन्होंने जो अभिवादन चुना है भगत सिंह ने यहां करने के लिए, उन्होंने कहा पूज्य पिताजी नमस्ते। और इस नमस्ते अभिवादन की इस पूरी पुस्तक में, इन पत्रों में पूरी की पूरी भरमार है। ये कहते हैं मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजादी हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुका है। इसीलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बाइशे कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। आइए अब इस पत्र को एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। पहले अभिवादन। ये वो अभिवादन है जिसके लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस पूरे देश में अभिवादन में ऐक्य स्थापित करने के लिए इस अभिवादन को आगे किया था और पूरे देश ने इस अभिवादन को स्वीकार किया। तब से लेकर आज तक के जितने चलचित्र प्रचलित हैं, उनमें जहां सभ्य रूप में व्यवहार दिखाया जाता है, वहां नमस्ते को ही दिखाया जाता है। बच्चों को विद्यालय में नमस्ते करना ही सिखाया जाता है। ये नमस्ते ऐसा अभिवादन है जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने अभिवादनों में अग्रणी करके आगे चलाया। इतना ही नहीं, अगर आप कई संगठन ऐसे हैं जिनमें इस अभिवादन को हम बार बार देखते हैं, जैसे आर्य समाज में हम बार बार नमस्ते नाम का अभिवादन देखते हैं। इसके अलावा आरएसएस में हम नमस्ते अभिवादन देखते हैं। कुछ लोग उसमें आजकल नमस्कार करने लगे हैं, लेकिन अगर उनकी प्रार्थना उठाकर देखें तो प्रार्थना में कहते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम
महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते। तो बार बार उस जो प्रार्थना है उसमें बार बार नमस्ते शब्द आता है। नमस्ते इतना प्रचलित हुआ कि इस देश में नमस्ते से ज्यादा प्रचलित अभिवादन दूसरा कोई रहा नहीं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का इस समाज पर तब और आज दोनों परिस्थितियों में प्रभाव साफ साफ दृष्टिगोचर होता है। आगे वो कहते हैं कि मेरी जिंदगी मकसद आला है, यानी मेरी जिंदगी का जो पहला मकसद है वो क्या है? आजादी हिंद, जो देश को आजाद कराने का मकसद है वो मेरी जिंदगी का पहला मकसद है, का उस असूल के लिए वक्फ हो चुका है, यानी उस सिद्धांत के लिए दान किया जा चुका है। अब कह रहे हैं इसीलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात वैश्य कशिश नहीं है, मेरी जिंदगी में ये चीजें नहीं रही। और फिर कह रहे हैं आपको याद होगा जब मैं छोटा था तो बापूजी ने, बापूजी कौन है? ये बापूजी हैं इनके दादाजी, जिनका नाम था अर्जुन देव। अर्जुन देव स्वामी दयानंद सरस्वती के अनन्य भक्त थे। कहते हैं वो अपनी पीठ पर यज्ञकुंड लेकर चला करते थे। यदि कहीं किसी क्षेत्र में चले जाएं, रिश्तेदारी में चले जाएं, तो वहां भी वो अपना दैनिक यज्ञ हवन नहीं छोड़ते थे। तो वो दादाजी जो यज्ञोपवीत संस्कार के बड़े मुरीद थे। अब आप देखें यदि सिखों की एक लॉबी है तो वो लॉबी कहती है कि नानक देव जी ने यज्ञोपवीत के संबंध में कुछ अलहदा बात कही थी, लेकिन यहाँ अर्जुन देव स्वामी दयानंद सरस्वती का अनुसरण करते हुए अपने पोते का यज्ञोपवीत करा रहे हैं। ये स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रभाव है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमते वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। ऐसे अनेक खतों के साथ हम फिर से आपके बीच में आएंगे। बहुत धन्यवाद। नमस्ते।